नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी खबरें, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स की खबरें जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। बस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है। तो हमने सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पिक किए हैं आप सबके लिए जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके इन 5 चीजों को। तो शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू से। एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा सा। सोशल मीडिया यूजर्स जो 18 साल से कम के हैं, वहां पे पेरेंटल कंसेंट लाने की बात चल रही है। जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ वैसे ड्राफ्ट रूल्स इंडिया में भी बनने को तैयार हो रहे हैं। फ्रेमवर्क फॉर गिग वर्कर्स सेट फॉर जून लॉन्च। जून लॉन्च, यहाँ पे बात चल रहा है गिग वर्कर्स के लिए। जोमैटो, स्विगी में जो लोग काम कर रहे हैं एज डिलीवरी पार्टनर्स, उनके लिए कुछ फ्रेमवर्क लाने की बात चल रही है गवर्नमेंट द्वारा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। रूरल पॉवर्टी रेशियो फेल बिलो 5% इन FY24 अ फर्स्ट। रूरल पॉवर्टी रेशियो अब ये आ चुका है बिलो 5% FY24 में। इट इज अ फर्स्ट। SBI की रिसर्च थी ये। तो अडानी एंटरप्राइजेस और EK, JBM ये अब सप्लाई करेंगे और रन करेंगे 4,500 इलेक्ट्रिक बसेस। तो हमारे शहरों में अब आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिख सकती हैं बहुत ही जल्दी। जेफरीज कह रहा है कि 2025 हो सकता है मॉनेटरी ईजिंग का साल इंडिया के लिए। तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक हाइप एंड हिडन कॉस्ट, एक एडिटोरियल आर्टिकल है, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज से सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं वो ये है। तो ड्राफ्ट रूल्स बन रहे हैं जहां पे बात चल रही है अंडर 18 जितने बच्चे हैं कि वहां पेरेंटल कंसेंट हो सोशल मीडिया के लिए। तो चिल्ड्रन को वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा अगर वो सोशल मीडिया एड्रेस करना चाहते हैं इंडिया में, एज पर ड्राफ्ट रूल्स ऑफ डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 DPDP। एंड कोई भी यूजर अगर 18 साल से कम का है तो उसे एज अ चाइल्ड डिफाइन किया जाएगा अंडर द एक्ट, जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था अगस्त 2023 में। जो मच अवेटेड रूल्स हैं वो रिलीज किए गए थे बाय गवर्नमेंट फ्राइडे को। एंड जो स्टेक होल्डर कमेंट्स हैं वो अभी मांगे गए हैं फरवरी 18 तक। तो एग्जीक्यूटिव रूल्स जो हैं वो हैव लेफ्ट द डोर अजार, खुला उन्होंने छोड़ दिया है दरवाजा कि आप डेटा लोकलाइजेशन प्रोविजन को लेके आए सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सनल डेटा के लिए। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा प्रपोजल आया है जहां पे डेटा फिटिशरीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज जैसे ई कॉमर्स कंपनीज, गेमिंग इंटरमीडियरीज और सोशल मीडिया फर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो डेटा प्रोटेक्शन से हमारा जो डेटा है वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप कहीं चाइना में स्टोर हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में स्टोर हो रहा है, कहीं US में स्टोर हो रहा है। तो इंडिया कह रही है कि नहीं, आप इंडियन लोगों का डेटा सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करोगे। दिस इज वन रूल। एंड इसके अलावा और भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफी सारे रूल्स आ रहे हैं। ऑलरेडी ऐसे रूल्स यूरोप में काफी बन चुके हैं। यूरोपियन यूनियन आई थिंक के जो रूल्स है गवर्नमेंट ने जरूर उन्हें एक बार असेस किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं किया होगा बिफोर अप्लाइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स हियर। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोशल मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कुछ जो अंडर 18 बच्चे हैं उनके लिए? शुड देयर बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल्स? क्या पेरेंटल कंट्रोल्स भी होना बहुत जरूरी है या क्या है? या आप एज मतलब मैं बोलूंगा अंडर 18 के परसेप्शन से बताइएगा, और एज अ पेरेंट भी आप जरूर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर गिग वर्कर्स सेट फॉर जून लॉन्च टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। यहां बात हो रही है जितने भी लोग स्विगी, जोमैटो वगैरह में काम कर रहे हैं, ये इनको हम लोग गिग वर्कर्स बोलते हैं। गिग वर्कर्स क्या है कि ये एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं। ये जोमैटो ये नहीं कह रहा है कि हमारे एम्प्लॉय हैं, या ब्लिंकिट या फिर स्विगी ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर्स है, और पार्टनर जो होता है वो क्या है, रिस्क पूरा लेता है अपना। तो इट्स लाइक अ बिजनेस फॉर देम कि आपने काम किया 1 घंटा, ठीक है, तो आपने जितने राइट्स किए उसके साथ आपको पैसे मिल गए, आप चले जाओ उसके बाद। तो यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है इनके लिए, और कोई वेलफेयर की स्कीम नहीं है जो मिलियंस ऑफ गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रोवाइड कर पाए। तो लेबर मिनिस्ट्री यहाँ पे कह रही है कि फ्रेमवर्क बनाएगी वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज का बाय जून दिस ईयर। जो लेबर कोड्स हैं वो भी इन प्लेस नहीं आए हैं, एंड गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो इंश्योर करे जो बर्जनिंग गिग वर्कफोर्स है, बर्जनिंग मतलब बढ़ता हुआ, इन्हें अपने राइट्स ना खोने पड़े, इनको अपने राइट्स मिले, और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय जून दिस ईयर। तो नए फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स गिग वर्कर्स के लिए, और उन्हें अलाउ कर सकती है कि वो सीमलेसली काम करे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सेस करे सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत ही ईजिली। कुछ दूसरे जो बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस की बात चल रही है, लाइफ, डिसेबिलिटी कवर,
एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन कवर, ये भी प्रपोज किया गया है। और जो चैलेंज है इन डिफाइनिंग गिग वर्कर्स की कौन कंट्रीब्यूट करेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, क्योंकि वो लैक करता है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सेंटर वर्क कर रहा है ऑन होस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो इंश्योर करेगा कि ये बेसिक सोशल सिक्योरिटी नेट में आ जाए और इनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो करीब 77 लाख 7.7 मिलियन मतलब कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंडिया में 2020 और 21 के डेटा के हिसाब से। तो 23-24 में तो पता नहीं कितने होंगे। कहा जा रहा था 2029-30 तक ये बढ़कर के 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, 23.5 मिलियन। एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन, ये प्रपोज किया जा रहा है नए फ्रेमवर्क में। एंड गवर्नमेंट लाइकली इंट्रोड्यूस करेगी नए आइडेंटिटी नंबर्स गिग वर्कर्स के लिए, जिससे वो सीमलेसली काम कर पाएंगे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। तो अगर ऐसे रूल्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जितनी भी कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि इसका जो कॉस्ट होगा वो कंपनीज नहीं उठाएंगी, वो हमेशा कंज्यूमर उठाता है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा आप रेगुलेशंस बनाते हो टफ, फॉर एग्जांपल लेबर कोड्स ही अगर बहुत टफ है, तो क्या होता है, उससे जो कॉस्ट होता है ना प्रोडक्शन का वो काफी ज्यादा बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस काफी ज्यादा बढ़ती है। तो वी हैव टू सी कि इतने जो खर्चे होंगे हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर डिसेबिलिटी और ये पेंशन, तो ये सारी चीजों पे कौन पैसा देने वाला है। बिकॉज अगर जोमैटो, स्विगी या किसी दूसरे ई कॉमर्स फर्म को देना पड़ गया ये पैसा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे ऑनेस्टली। तो उन्हें कहीं ना कहीं बिजनेस अलग तरीके से करना होगा, फायर करना पड़ेगा आधे से ज्यादा लोगों को, या तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऑल्दो वो हायर तो किया ही नहीं उन्होंने, तो फायर क्या करेंगे, बट यस उन्हें कुछ दूसरा लूप होल इसका निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशनली ये पॉजिटिव है इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर पाना अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि आप सस्ते दाम पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो उस पर 18-20% तो आप जीएसटी ऐड कर देते हो, तो गवर्नमेंट 20% का मार्जिन कमाती है, लेकिन एक कंपनी मार्जिन कमाती है 10% का, 15% का, गवर्नमेंट से कम ही कमाती है कोई भी कंपनी अगर आप देखेंगे कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है उसके हिसाब से। और उसका बर्डन कौन झेलता है, कंज्यूमर। तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर चीज मेरी ही जेब से जाएगा एज अ कंज्यूमर, राइट। और फिर कंपनी ऐसा सोचेगी कि ऐसा तो नहीं है कि हर चीज मेरे जेब से जाएगा, क्योंकि फिर मैंने तो भाई प्राइवेट कंपनी, मुझे तो इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। वो कहेंगे यार इन्वेस्ट करके क्या फायदा हुआ तुम्हारी कंपनी में। तो ये बड़ा ही पेचीदा इशू है और गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स से ना बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है प्रैक्टिकल चीजें आनी चाहिए, कोई फालतू की चीजें नहीं आनी चाहिए। रूरल पॉवर्टी रेशियो 5% के नीचे आ गया FY24 में, और ये कह रहा है ये हुआ है पहली बार। SBI रिसर्च स्टडी ने एट्रीब्यूट किया है कंजम्पशन ग्रोथ के डिक्लाइन पर। तो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है फास्टर रूरल एरियाज में ड्यूरिंग FY24, क्योंकि पॉवर्टी रेशियो डिप हो गया है 5% के नीचे। ये आ गया है 4.86% फ्रॉम 7.2% इन FY23। मतलब 7.2 से 4.86 का सफर जो है वो काफी बढ़िया है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय SBI रिसर्च रिलीज ऑन फ्राइडे। इन कंपैरिजन अगर देखोगे तो पॉवर्टी रेशियो अर्बन एरियाज में ये दिखेगा 4.09% एंड 4.6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। रिपोर्ट जो है ये नोट करता है कि जो डिक्लाइन है रूरल पॉवर्टी रेशियो में इज ऑन अकाउंट ऑफ हायर कंजम्पशन ग्रोथ है इन द 0 to 5% फ्रैक्टाइल। और यहाँ पे शिफ्ट भी आई है पॉवर्टी लाइन में फ्रॉम 5 to 10% फ्रैक्टाइल इन FY25 टू 0 to 5% फ्रैक्टाइल इन FY24। इनहैंस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्क्रिप्ट कर रहा है एक नई स्टोरी रूरल मोबिलिटी में। इनहैंस्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पहले से बेटर और इम्प्रूव्ड जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रोड्स, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, और ये सारे जा कहाँ से रहे हैं, रूरल एरिया से जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे आप सिटीज़ देखोगे, गांव देखोगे जहाँ से हाईवे जा रहा है वो बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई। आपने सामान उगाया, आपने कोई भी चीज़ क्रॉप वगैरह कल्टिवेट किया, आप उसे तुरंत बेच सकते हो। आपको एक सप्लाई चेन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है फिर। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल इनकम गैप जो है ना हमारा रूरल और अर्बन के बीच में एक बहुत बड़ा इनकम गैप है, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। और वो जो वर्टिकल इनकम गैप है विद इन रूरल इनकम क्लास, ये सारा श्रिंक कर रहा है। अब ये बेस है लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो करीब 30% जो मंथली पर कैपिटा इनकम है, एक्सपेंडिचर है, जो 30% खर्चा जो होता है पर कैपिटा रूरल का, वो कैन बी एक्सप्लेन बाय फैक्टर्स जैसे कि जो एंडोजेनस है टू रूरल फैक्टर्स, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जैसे कि डीबीटी ट्रांसफर या बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑगमेंट कर रही है गवर्नमेंट फार्मर के इनकम को, जहाँ लिवलीहुड हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं रूरल, उसकी वजह से है। और अगर आप डेकेडल इन्फ्लेशन देखेंगे ना, तो जो इम्प्यूटेशन फैक्टर है पॉवर्टी लाइन में, जो सुरेश तेंदुलकर ने सेट किया था, तो SBI रिपोर्ट कर रही है, एस्टिमेट कर रही है कि जो पर मंथ है रूरल एरियाज का, ये है 91944 फॉर अर्बन एरिया
एरियाज एंड एक सेकेंड आई थिंक ओके सॉरी जस्ट एक सेकेंड आप वेट करिए। यस तो जो एस्टिमेटेड नई पॉवर्टी लाइन है वो है 1632 रुपए पर मंथ। मतलब अगर आप 1632 रुपए पर मंथ नहीं कमाते हो तो उससे कम कमाते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आओगे। और शहरों में यह है 1944 फॉर अर्बन एरियाज। तो अर्लियर 2011-12 में एक्सपर्ट ग्रुप जो था हेडेड बाय तेंदुलकर, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि पॉवर्टी लाइन है 816 रुपए अर्बन रूरल एरियाज के लिए और 1000 रुपए है अर्बन एरियाज के लिए। जो आर रामकुमार प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, उन्होंने कहा कि एसबीआई रिपोर्ट जो है वो फ्लॉड पॉवर्टी लाइन यूज कर रही है क्योंकि वो अपडेट कर रही है तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन को इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन और पॉवर्टी लाइन क्रिएट कर रही है फॉर 2022-23। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर का कहना है कि मान लीजिए 2010 में या 12 में पॉवर्टी लाइन ये थी कि 800 से कम जो कमा रहा है वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसको आप इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दो जो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है और कह दो कि अब ये 1600 हो गया है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो 1600 से जो नीचे वाला है वो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन है। तो उनका ये कहना है कि अगर आप टू बिगिन विद अगर आप स्टार्टिंग से देखिए तो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन एक पॉवर्टी लाइन नहीं है, ये एक डेस्टिट्यूशनल लाइन है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉर्म किया था सी रंगाराजन कमेटी, और एसबीआई रिपोर्ट यूज करता है मेथड फॉर अपडेटिंग पॉवर्टी लाइन जो अकाउंट नहीं करता है फॉर चेंजेस इन कंजम्पशन बास्केट ऑफ हाउस होल्ड। मतलब 2012 में जो मेरा कंजम्पशन बास्केट था ना, मान लो मैं फूड पे ये था, ठीक है, एजुकेशन हो गया, लेट्स से एंटरटेनमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा और दो चीज एक्स और वाई। अब ये बास्केट में लेट्स से फूड पे इतना खर्चा हो रहा है, राइट, और यहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, छोटे बॉक्सेस है वहां कम खर्चा हो रहा है। अब ये बास्केट हो सकता है पूरी तरीके से चेंज हो चुका हो। अब बास्केट ऐसा हो चुका हो कि एक ही जगह बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा हो और बाकी जगह चीजें ऐसे हो गई हो, राइट। जैसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है तो फूड पे ज्यादा लोग कह रहे हैं खर्च हो रहा होगा। तो ये दोनों रीजंस की वजह से ये यूज कर रहे हैं एक बहुत ही लो पॉवर्टी लाइन, और सरप्राइजिंगली उन्होंने ऑब्टेन किया है वेरी लो लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो इन शॉर्ट उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है पॉवर्टी लाइन को लोअर एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी ऑब्टेन करने के लिए। सेपरेटली रिपोर्ट मेंशन करता है कि पॉवर्टी रेट इंडिया में अब हो सकता है 4 to 4.5%, और पॉसिबल है कि नंबर जो हैं ये अंडरगो करेंगे माइनर रिविजन्स। जब 2021 का कंसेंसस आ जाएगा कंप्लीट होकर हमारे पास, तो जो न्यू रूरल अर्बन पॉपुलेशन है वो पब्लिश किया जाएगा। तो हम बिलीव करते हैं कि जो अर्बन पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हो सकती है इवन फर्दर। रिपोर्ट ये भी नोट करता है कि जो चेंजेस हैं फूड आइटम्स में, डिस्पाइट डिक्लाइनिंग शेयर इन स्पेंडिंग, उनका काफी बड़ा इंपैक्ट है कंजम्पशन पर। मतलब कि फूड आइटम्स पे हो सकता है कि आप पहले से कम खर्च करते हो, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है अगर उनके दाम बदल जाए। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंजम्पशन अक्रॉस द बोर्ड बाकी चीजों में भी कम होता हुआ नजर आता है क्योंकि फूड पे वो ज्यादा खर्च हो रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अडानी एंटरप्राइजेस EKA JBM रेस अदर्स इन रेस टू सप्लाई एंड रन 4588 ई बसेस। अडानी एंटरप्राइजेस, EKA मोबिलिटी, JBM इकोलाइफ और ग्रीन सेल मोबिलिटी एंड चार्टर्ड स्पीड, ये सारी कंपनीज हैं, आप नोट कर सकते हो इन्हें। ये बात कर रही है इलेक्ट्रिक बसेस रन करने की, और ये फ्रंट रनर है लेटेस्ट टेंडर में जो फ्लोट किया गया है स्टेट रन कंपनी द्वारा, जिसका नाम है CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। जहां पे सप्लाई किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस अंदर प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम। और करीब करीब 10 कंपनीज हैं, जिसमें से 4 तो व्हीकल मेकर्स हैं और दूसरी हाफ डजन ऑपरेटर्स हैं और एग्रीगेटर हैं। वो बिड कर रहे हैं एक टेंडर के लिए जहां पे 4558 बसेस पैक्ड किए गए हैं एट 8000 करोड़। जो टेंडर है ये पहला है जहां पर आगे और सेवरल शेड्यूल्ड हैं टू बी फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट, एंड ये डिप्लॉय करेंगे करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस PM ई बस सेवा स्कीम द्वारा, एंड सपोर्ट करेंगे ऑपरेशंस ओवर द कमिंग डेकेड। जो टोटल कॉस्ट है इस स्कीम की वो होगी 57,613 करोड़, और बिड ओपन हो गए हैं थर्सडे को। तो EKA, ग्रीन सेल, JBM, स्विच मोबिलिटी, चार्टर्ड स्पीड, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी, इन्होंने तो रिस्पॉन्ड किया नहीं क्वेरीज को। एंड जो पुणे बेस्ड EKA मोबिलिटी है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द टेंडर जहां पे सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस आंध्र प्रदेश को डायरेक्टली। तो इलेक्ट्रिक बसेस तो इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं मुझे लगता है इंडिया में, एंड गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है मेरे ख्याल से। एंड देखिए प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से काफ़ी बिड्स आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल वेंचर लग रहा है प्राइवेट सेक्टर को। एंड
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमारा अगर क्लाइमेट चेंज गोल्स को आप देखेंगे और बाकी चीज़ों को आप देखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक बसेस बना रही हैं और जो इंडियन हैं? ये मेरा सवाल है आज का आपसे, आप बताइए। एंड मुझे लगता है जो स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं उनको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 5-5 गुना हुई है वो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। जेफरीज 2025 में उन्हें लगता है कि मॉनेटरी ईजिंग हो सकता है इंडिया में। यस, 2025 जो होगा वो होगा ईयर ऑफ मॉनेटरी ईजिंग फॉर इंडिया। जो गैप है लोन और डिपॉजिट ग्रोथ ये काफी नैरो हो चुका है अब, और ये बिलीव करते हैं कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज। तो जेफरीज इंडिया में काफी उनका नाम है, ग्लोबल फर्म है, इंस्टीट्यूशन है ये, और ये एडवाइस वगैरह देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो जितने भी एफआईज एफपीआईज हैं उनके लिए भी उनको भी ये गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं टू इन्वेस्ट इन कंपनीज। एंड इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसमें ब्रोकरेज नोट कर रहा है कि जो स्लोअर पेस ऑफ ग्रोथ है अनसिक्योर्ड लोन्स में अलॉन्ग विद मॉडरेशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, ये कॉल करता है फॉर द रेट साइकिल टू बिगिन। फैक्टरिंग द डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो जेफरीज ने रिटेन किया है अपना बाय रेटिंग, यस, एक्सिस बैंक पर, और इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक पे भी यही किया है, एचडीएफसी बैंक पर, इंडसइंड बैंक पर। तो प्राइस कट किया है कहीं ना कहीं कुछ बैंक्स पर, लेकिन प्राइस इंक्रीज भी किया गया है, और अपना एसबीआई पर भी इन्होंने अपनी बाइंग रेटिंग दी है, प्राइस का है 1970 से 1030 तक का। तो जेफरी ने अपग्रेड किया है कोटक महिंद्रा बैंक को होल्ड से टू बाय विद न्यू शेयर प्राइस टारगेट ऑफ 2120 फ्रॉम 2080। तो अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को डाउनग्रेड किया, लोअर टारगेट दिया, पीएनबी को यहाँ पे इन्होंने डाउनग्रेड किया, और अकॉर्डिंग टू जेफरीज जो ग्रोथ है अनसिक्योर्ड लोन डिसबर्समेंट में ये करीब 15% डाउन है कंपेयर्ड विद 19% एट द एंड ऑफ मार्च 2024। अगर आप बात करें एनबीएफसीज की, नॉन बैंकिंग कंपनीज की, तो यहाँ पे स्लो अभी हम देख रहे थे 2 दिन पहले कि काफी स्लो आया है एनबीएफसीज के क्रेडिट ग्रोथ में, और ये स्लो होकर हो चुका है 6% वर्सेस 15%। तो जो बैंक लोन है, डिपॉजिट ग्रोथ है, ये अब अलाइन है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो चुका है टू 5% फ्रॉम 8% एंड डिस्पाइट इन्फ्लेशन बीइंग स्टिकी अराउंड 5%। तो ये बिलीव करते हैं कि जो डेवलपमेंट है इंकरेज कर सकते हैं आरबीआई को कि कंसिडर करे एक थोड़ा टाइट स्टैंस रेगुलेशंस पर। जेफरीज का कहना है, ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि करीब करीब हमें 0.5% की कटौती देखने को मिल सकती है फर्स्ट हाफ में 2025 के आरबीआई द्वारा, और जो लिक्विडिटी लेवल्स है इन्हें भी टाइट रखा गया 2024 के पूरे साल अगर आप देखेंगे। लेकिन पास्ट फ्यू मंथ से आरबीआई ने ईज किया है स्टैंस लिक्विडिटी में, और विड्रॉल से ये न्यूट्रल पर आ चुके हैं। तो इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया टू प्री कोविड लेवल पे आ चुका है 4% पे ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इंक्रीमेंटल मोमेंटम है जो रेगुलेशंस पर उसे वो न्यूट्रलिश है एंड सपोर्टिव है ऑफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए काफी बुलिश है। इन्हें लग रहा है कि लिक्विडिटी देखिए पहले से तो बेटर है। सीआरआर रेशियो आपने देखा था लास्ट पॉलिसी मीट, पॉलिसी रेपो रेट सेम था, मतलब ब्याज दर हमारे सेम थे, हमारे लोन के ब्याज दर चेंज नहीं हुए, लेकिन आरबीआई ने सीआरआर कट किया जिसकी वजह से बैंक अब पहले से ज्यादा बैंक्स के पास कैश है जिसे वो एज अ लोन दे सकते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी पंप करने का मतलब होता है ये। अब आते हैं एक अगले आर्टिकल पे, और ये है एडिटोरियल आर्टिकल ईवी ओवरड्राइव। अभी हमने इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में पढ़ा है, इसके पहले हम लोग कल रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्रेशियस कितने ज़्यादा हैं ये हमारे लिए इस टाइम पे कि हमें एक्सप्लोर करें, टेक्नोलॉजी बनाएं, माइन कर पाएं। तो इलेक्ट्रिक के लिए काफ़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और आगे रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस है, राइट। तो इंडिया को एम्ब्रेस करना को एक ब्रॉडर और मोर इंक्लूसिव विजन क्लीन मोबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रिक हाइप हिडन कॉस्ट ये टाइटल है इस एडिटोरियल आर्टिकल का। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन है इसे लॉन्च किया गया है कि ये एक गेम चेंजर है, राइट, एंड क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने में हमें काफ़ी हेल्प भी करेगा। प्रॉमिसिंग है कि हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर पाएंगे, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्रमोट कर पाएंगे, और गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर रही है हेवली इस ट्रांजेक्शन में थ्रू सब्सिडीज, पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ईवीज अनडाउटेडली रोल प्ले कर रहे हैं इन रिड्यूसिंग एमिशंस। जो नैरेटिव है सराउंडिंग देयर अनब्लेमिश्ड बेनिफिट्स उसे थोड़ा सा हमें पास से देखना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से नैरेटिव चल रहा है कि भाई ईवी में कोई पोल्यूशन नहीं है, जीरो एमिशन है, आप ईवी यूज करो, तो भाई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल क्लीन है और सब कुछ इतना वाइट एकदम जैसे दिखाया जा रहा है वाइट वॉश करके, वैसा है नहीं। तो एनालिसिस रिवील करता है कि ईवी रेवोल्यूशन एक पैनाकिया नहीं है जो ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है जिस तरीके से इसे, और जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, वो रेज करते हैं क्वेश्चंस
कि क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल रहेगा। फर्स्ट ग्लांस में ईवीज लगते हैं कि ये तो एनवायरमेंटल सेवियर है, जीरो टेल पाइप एमिशंस, यस, लेकिन इग्नोर करता है एक सिग्निफिकेंट रिसोर्स डिमांड, और इससे काफी एनवायरमेंटल बड़े कॉस्ट भी है, हमारे प्रोडक्शन से टाइड है। स्पेसिफिकली जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं लिथियम आयन बैटरीज, इनका मेन इंजन लिथियम आयन बैटरीज इस टाइम पे मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्या चाहिए हमें? बैटरीज चाहिए, और लिथियम आयन हम इसके लिए यूज करते हैं। लिथियम और कोबाल्ट दोनों बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हैं ईवी बैटरीज के, और एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन्हें एक बहुत ही बड़े एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट पर। इन्हें एक्सट्रैक्ट करना कोई बहुत ही एक्चुअली आप देखेंगे बहुत ही ग्रीन और क्लीन तरीके से नहीं होता है ये। 70% जो वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन द लिथियम ट्रायंगल ऑफ अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया। तो ये जो 3 कंट्रीज है, दुनिया का 70% लिथियम रिजर्व यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पे माइनिंग ऑपरेशंस वाटर इंटेंसिव हैं और डिप्लीट कर रहे हैं रिसोर्सेज ऑलरेडी इन दी ऑलरेडी एरिड रीजन्स। तो कोबाल्ट प्रिडोमिनेंटली सोर्स किया जाता है कॉन्गो से, जो एक इक्वली ट्रबलिंग सिनेरियो। आपको क्या लग रहा है, कॉन्गो से जो कोबाल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, उन लोगों को बिल्कुल मिनिमम वेजेस मिल रहे होंगे, हेल्थ केयर मिल रहा होगा? नहीं, राइट। या क्या वहां पोल्यूशन नहीं हो रहा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हजार्डस वर्किंग कंडीशंस में काम किया जाता है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, करप्शन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इन एरियाज में, और कोबाल्ट माइनिंग इसी तरीके से बहुत ही एक डार्क स्पेस है। तो स्काई रॉकेटिंग डिमांड है इन मिनरल्स की, ये रिस्क करता है एक ट्रिगरिंग रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड रिसोर्स वॉर्स, क्योंकि नेशंस वाई कर रहे हैं इकोनॉमिक पावर के लिए, ड्रिवन बाय फ्यूल। एंड जो भी फ्यूल को कंट्रोल करता है वो पावर को कंट्रोल करता है, राइट। फ्यूल क्या चाहिए हमें? फूड के लिए भी फ्यूल चाहिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें हर फॉर्म में फ्यूल की जरूरत है। तो अगर आप प्रोड्यूस करते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है देन मैन्युफैक्चरिंग अ ट्रेडिशनल आईसीई इंजन। मतलब एक पुरानी ट्रेडिशनल कार को बनाने में एक्चुअली पोल्यूशन बड़ा कम होता है, और ईवी को बनाने में पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। चलाने में ट्रेडिशनल कार्स को पोल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन चलाने में ईवीज को पोल्यूशन कम है। तो ये एक बैलेंस यहाँ पे है। तो स्टडी किया गया बाय यूरोपियन फेडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंट। उन्होंने देखा कि ईवी प्रोडक्शन जनरेट करता है करीब 60% मोर कार्बन एमिशंस देन आईसीई व्हीकल्स। यस, और ये मेनली होता है ड्यू टू बैटरी प्रोडक्शन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, अगर आप 60 किलोवाट आवर बैटरी टेस्ला मॉडल 3 के लिए बनाते हैं तो 3.6 से 6 टन ऑफ CO2 ये एमिट करता है अपने लाइफ साइकिल एमिशंस में। इन एडिशन अगर आप टिपिकल ईवी देखें तो कंज्यूम करता है 6 टाइम मोर स्केर्स मटेरियल्स देन एनी आईसी व्हीकल्स। तो ये एक एसेंशियल क्वेश्चन रेज करता है कि क्या हम एक्चुअली एमिशंस को शिफ्ट कर रहे हैं? बस हम कह रहे हैं कि सड़क पर चलते हुए पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सारा पोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में कर दो, पोल्यूशन कम होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा लॉजिक नहीं है, राइट। तो एक क्रिटिकल फैक्टर है इवैल्यूएट करने में एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को ऑफ ईवीज और जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि 60% ज्यादा पोल्यूशन आप कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कार्स, और उसके बाद करीब करीब जो 70% इलेक्ट्रिसिटी भी है इंडिया में वो कोयले से बन रही है, और आप ईवीज को चार्ज कर रहे हैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से। तो फिर पोल्यूशन कम कहां से हो रहा है? ये बड़ा मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। बस पोल्यूशन मुझे लग रहा है ये थोड़ा बस कंफ्यूजिंग हो गया लोगों के लिए, दैट्स इट। कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वी डोंट रियली नो। क्या पढ़ना बड़ा मुश्किल है ऐसे देशों के लिए जहां पे 70 से 80% एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्सेज से होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सो कॉल्ड जीरो एमिशन व्हीकल है ना, इनका एक कार्बन इंटेंसिव लाइफ साइकिल भी है। तो अगर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ईवीज जो कोल रिलायंट ग्रिड्स में है, इनका लाइफ साइकिल एमिशन सिर्फ मार्जिनली कम है लोअर आईसी मॉडर्न व्हीकल्स से। तो जितनी भी पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स हैं एक्चुअली बस मार्जिनली आप इंडिया में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है। तो कुछ बहुत खास आप देखेंगे, इसका शॉर्ट टर्म में तो असर नहीं पड़ने वाला, लॉन्ग टर्म में होगा कि हम कोल को छोड़ करके थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर, इस पर जब ट्रांजिशन करेंगे और 70% इलेक्ट्रिसिटी जिस दिन हम उससे प्रोड्यूस करेंगे तब जाके हम फुल्ली इलेक्ट्रिक होंगे, हम कह सकते हैं, और हम क्लीन एनर्जी एक्चुअली यूज कर रहे होंगे। तो इंडिया काफी बड़े स्ट्राइड्स कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक छोटा सा फ्रैक्शन है अभी भी टोटल एनर्जी का। एंड जब तक कि एनर्जी की ग्रिड को डीकार्बनाइज आप नहीं करते हो तो कोई एनवायरमेंटल एडवांटेज है ही नहीं ईवी का,
कोई फायदा नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में। एक्चुअली हमें जहां सबसे पहले काम करना होगा गवर्नमेंट को, वो होगा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको। तो अगर वर्स है कि जो रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स, आप फॉसल फ्यूल्स को यूज करो। अब सोचो आप डीजल से जनरेटर चलाओ और उससे अगर आप अपनी ईवी को चार्ज करो, तो उससे बढ़िया तो अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी लेके घूम लो ना आप, राइट। तो इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम होगी, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पूरी दुनिया में जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन भी बहुत लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग टर्म में जाके आप रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करोगे और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे ज्यादा। तो जो लाइफ स्पैन है ना हमारी बैटरीज की, वो 8 से 15 साल होती है, जिसके बाद क्या होता है, बैटरीज को आपको फेंकना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इनको रिसाइकल करना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। बैटरी एक बार जो 8 से 15 साल जब हो जाते हैं ना, तो इनको फेंकना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। और अगर इसको आप डिस्पोज कर दो तो ये इतना पोल्यूशन क्रिएट करेगा कि ओवरऑल मुझे लगता है ये एक पेट्रोल डीजल अपने लाइफ टाइम में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी से ज्यादा पोल्यूशन कर देगा। तो सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ मटेरियल्स हैं बैटरी से वो रिकवर हो पाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और इंडिया में जहां पे ई वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड है, तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करता है टू कंटामिनेशन। जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है रिलीज कर सकता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल इनटू द एनवायरनमेंट, एंड ये जेपरडाइज कर सकता है इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। इंडिया का जो ट्रांजिशन है टू ईवीज, ये रिक्वायर करता है एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड नीति आयोग के अकॉर्डिंग कंट्री को जरूरत पड़ेगी करीब 10 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की टू मीट 2030 ईवी टारगेट्स। हाउएवर इंडिया के पास 5000 से भी कम स्टेशन हैं। तो कितना बड़ा, अभी आप देखिए, हमें गैप कंप्लीट करना है यहाँ पे। इसके अलावा जो अपफ्रंट कॉस्ट ईवीज की बहुत ज्यादा है। अगर आप 4 व्हीलर देखिए, टाटा नेक्सॉन ईवी करीब 15 लाख की आती है और पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है 8-9 लाख में। तो एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारे देश की कितनी है, 2.3 लाख रुपीज। ये हमारा एवरेज पर कैपिटा इनकम है। अब आप ये सोचो कि 15 लाख की ईवी अगर आप रखोगे तो कितने लोग ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए एक ही सोल्यूशन है, टू व्हीलर आप लेके आओ, कार्स आप कैसे भी चलाओ, मुझे नहीं लगता फिर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पर्सनल ईवीज काफी टेम्पटिंग सोल्यूशन है, लेकिन ये सबसे एफिशिएंट पाथ नहीं है। हाँ, एक और चीज शायद जो यहाँ लिखी है, नहीं आगे पता नहीं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है, ये एक बेटर कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इलेक्ट्रीफाई करो ज्यादा से ज्यादा। और टू व्हीलर इंडिया में लोग ज्यादा यूज करते हैं, हमारी पॉपुलेशन लो इनकम पॉपुलेशन है, उनके लिए आप ईवीज बनाओ। और कार्स पे आप ज्यादा जो फोकस कर रहे हो, जो 50 लाख 40 लाख 30 लाख की गाड़ी आ रही है, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो बसेस, टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज, ट्रेन्स, जो पूरी बैकबोन है हमारे मोबिलिटी की मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए, इनको इलेक्ट्रीफाई करना होगा इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को। और इससे बहुत बड़े फार रीचिंग इंपैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दिल्ली जैसे सिटीज में जहां एयर क्वालिटी रेगुलरली हजार्डस लेवल पे रहता है, ये बेनिफिट कर सकता है इमेंसली ऐसे इनिशिएटिव से। और इलेक्ट्रिक बसेस तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। मतलब मेरे सिटी में मुझे काफी इलेक्ट्रिक बसेस दिखते हैं और बहुत ही कम उनका किराया भी है अगर आप देखोगे। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की भी बात कर रही है, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, ये सोडियम आयन बैटरीज, ये सोडियम आयन बैटरीज हैं। अगर आप देखेंगे सॉलिड स्टेट बैटरीज हम बोलते हैं इन्हें, इनकी भी बात चल रही है। काफी ये सस्ते हैं और बहुत ही बढ़िया हैं ग्रिड वगैरह में यूसेज के लिए, तो काफी प्रैक्टिकल भी है ग्रिड वगैरह पे यूज करने के लिए। तो इंडिया का जो क्लीन मोबिलिटी स्ट्रैटेजी है उसके लिए काफी बढ़िया है। तो जो प्रॉमिस है ईवीज का वो अनडिनायबल है, एंड इनका चैलेंज भी। इंडिया का जो पाथ है टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये रिलाय नहीं कर सकता है सोनली ऑन ईवी। और जो बैलेंस अप्रोच है जो इंटीग्रेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन को एंड ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को, ये बहुत एसेंशियल है। तो जो होलिस्टिक स्ट्रैटेजी है वो हेल्प कर सकती है इंडिया की कि अचीव करे क्लाइमेट गोल्स एंड ड्राइव करे सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम। यस, और जो ईवी रिवोल्यूशन है ये बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ पजल है, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। अगर आप क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना चाहते हो तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके यूटिलाइजेशन तक आपको हर जगह पे क्लीन प्रोसेस अपनाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।